दोस्तों, ये 3 बात अपने दिमाग में बिठा लो, रंग से राजा बन जाओगे। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक कपोत पक्षी की बड़ी प्यारी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को यदि आप गौर से सुनते हैं और इसकी 3 बातों पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में किसी भी कोने में रहें, संसार के किसी भी कोने में घूमें, आप कभी भी किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में ऐसी 3 ज्ञानवर्धक बातें हैं, इनको आप जरूर सुने। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक जंगल में 2 कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था, झिलमिल झिलमिल बारिश बरस रही थी। तब दोनों कपोतक पक्षी एक वट वृक्ष के खोखले में जाके बैठ जाते हैं और बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक पक्षी उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं बारिश में भीग रहा हूं। लेकिन उस वट वृक्ष के खोखले में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि 3 पक्षी आ सके, क्योंकि दोनों पहले बैठे हुए थे, क्योंकि इतनी ही पर्याप्त जगह थी जिसमें दोनों बैठे हुए थे। अब तीसरा पक्षी उड़ता हुआ भीगता आता है और उनसे जिद करने लगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब दोनों पक्षी ही जो पहले से बैठे हुए थे वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो हम आपको बिठा सकें। तब वह भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब वो दोनों पक्षी कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर से वो कहता है कि तुम दोनों ही मूर्खों हो। वो दोनों पक्षी फिर से कहते कि भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको जरूर बिठाते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सकें। अंततः वो भीगता हुआ कपोत पक्षी उन पक्षियों के ऊपर जाके बैठ जाता है। तब दोनों पक्षी ही उसको धक्का मार के और फिर से नीचे गिरा देते हैं। वह फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर से वो पक्षी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह काफी देर चलता रहता है और वो उड़ता हुआ पक्षी उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वो इसी बात को कहता। जब वो थक जाते हैं तो भीगता हुआ पक्षी वहां से उड़ के चला जाता है और वो दोनों पक्षी उसी वट वृक्ष के खोखले में बैठे रहते हैं। तब उस कपोतक पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, अभी जो पक्षी आया था कि ये बार बार हम दोनों से मूर्ख कह रहा था। ये कह रहा था कि तुम दोनों मूर्ख हो, कि तुम मूर्ख तो नहीं हो। वो बार बार इसी बात को कह रहा था। तो ये मूर्ख होता कौन है? मूर्ख होता कैसा है? मूर्ख दिखता कैसा है? आप मुझे इस बात को बताइए। तो दोस्तों, तभी कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है और वो कहता है कि प्रिय, इस कहानी को यदि आप ध्यान से सुनोगी तो आपको यह पता चलेगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वो अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से सुनती है। कपोतक पक्षी कहानी शुरू करता है और वो कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उसी का एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और शादी करने के बाद सेठ का लड़का शहर चला जाता है कमाने के लिए, और सेठ के लड़के की पत्नी घर पे रहती है। एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने के लिए जाती है और वहां पे स्नान करने लग जाती है। तभी उसके पास में 3 राह चलने वाले व्यक्ति आते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी से कहते हैं कि भाई, हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बहुत तगड़ी प्यास लग रही है, इसलिए आप थोड़ा हमें जल पिला दीजिए। उस वक्त सेठ के लड़के की पत्नी के बदन पर इतने कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो इस समय स्नान कर रही थी। उसी वक्त 3 राह चलने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमें पानी पिला दीजिए। इस बात को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा है और कपोतक की पत्नी बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से सुन रही है। कपोतक आगे कहता है कि सेठ की पत्नी उन लोगों से कहती है कि भाई, तुम कौन हो? तब उनमें से एक राह चलने वाला व्यक्ति कहता है कि हम यात्री हैं और हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो? अब वो व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम कौन से यात्री हैं। वो यात्री उस सेठ के लड़के की पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाता है।
तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है और वो कहता है कि मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही है और प्यास के मारे मेरे हलक सूखे जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। वह सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि भाई तुम कौन हो? तब वो व्यक्ति जवाब देता है और वो कहता है कि मैं अनपढ़ गवार हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब उस सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि अनपढ़ गवार तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गवार हो ये बताओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी सोचने लगता है कि मुझे खुद को ये पता नहीं है कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूं। वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यदि कुछ देर मुझे और पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब सेठ के लड़के की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ, यदि तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें जरूर पानी पिला दूंगी। वह कहता है कि मैं मूर्ख हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। अब सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि इस संसार में 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? दोस्तों, अब वो भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है। वो भी बड़े सोच में पड़ जाता है कि मुझको खुद को पता नहीं है कि मैं कौन सा मूर्ख हूं। उसको कुछ सूझता नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। वह कोई जवाब नहीं दे पाता है। इस कहानी को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और गौर से सुन रही है। आगे कपोतक पक्षी कहता है कि वो तीनों व्यक्ति प्यासे ही पनघट से जाने लगते हैं। जब वो वहां से रवाना होते हैं तो सेठ के लड़के की पत्नी उनसे कहती है कि भाई आप मेरे घर चलिए, गांव से कुछ ही दूरी पर इसी रास्ते पे मेरा घर है, वहां मैं आपको जरूर पानी पिला दूंगी। तो दोस्तों, वो तीनों यात्री उस सेठ के लड़के के घर आ जाते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी स्नान करके और कपड़े पहनकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो तीनों व्यक्ति उस सेठ के घर पहुंचते हैं और साथ में सेठ के लड़के की पत्नी भी घर पहुंचती है, तभी उसके ससुर की नजर अपनी बहू पे पड़ जाती है। तब उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू किन मर्दों के साथ घूम रही है। इसका पति विदेश गया हुआ है, इसका पति बाहर गया हुआ है कमाने के लिए, और ये पराये मर्दों के साथ घूम रही है। इसी बात को वो सोचने लगता है। उधर सेठ के लड़के की पत्नी उन राहगीरों को अपने घर ले जाकर उनको पानी पिलाती है और तीनों को पानी पिलाकर भेज देती है और उनसे कहती है कि भाई, मैंने पनघट में पानी इसीलिए नहीं पिलाया क्योंकि मैं स्नान कर रही थी और मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो मैं तुम लोगों के समक्ष खड़ी हो सकूं, इसलिए मैंने तुम लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं तुम लोगों को पानी न पिलाऊं, इसीलिए मैं तुम लोगों को अपने घर पे लेके आई हूं और यहां पर तुमको पानी पिला के भेज रही हूं। अब आप बड़े प्यार से पानी पीजिए और अपनी राह चल दीजिए। तीनों राहगीर पानी पी के वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, उधर सेठ के लड़के की पत्नी का ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू बदचलन है, मेरा लड़का बाहर काम करता है और ये पराये मर्दों के साथ घूमती है, पराये मर्दों को अपने घर पे लेके आती है, मेरे घर पे लेके आती है। यही सोचकर वो दुखी होता है। अब सोचने लगता है कि यदि किसी व्यक्ति में बीमारी आ जाए तो उसका उपचार जरूरी होता है। यदि उसका उपचार नहीं किया जाए तो बीमारी उसके रोम रोम में रम जाती है और बाद में बड़ा मुश्किल होता है। इसी बात को सोचकर वो सोचने लगता है, ठीक है, अब मेरी बहू का क्या इलाज किया जाए। ये भी बदचलन हो गई, बदमाश हो गई है, पराये मर्दों के संग घूमती है, इसका पति बाहर रहता है, इसलिए ये बिगड़ चुकी है। अब इसका इलाज किया जाए तो क्या किया जाए। अब सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसका फैसला राजा से करवाऊं। तो दोस्तों, इसी बात को सोचकर उस महिला का ससुर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को यह सारी घटना सुना देता है। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, सेठ के लड़के की बहू को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। दोस्तों, इस बात को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कह रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। तभी राजा के सैनिक सेठ के लड़के की पत्नी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें महाराज ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है और तुम दरबार में चलो। तभी सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि भाई, आप सबसे पहले अपने राजा से ये पूछ कर आइए कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या मां के रूप में बुलाया है, किस रूप में उसने मुझे दरबार में बुलाया है। तभी सैनिक वापस राजा के पास में जाते हैं और राजा से कहते हैं
कि महाराज, सेठ के लड़के की पत्नी ने यह कहकर वापस भेजा है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या फिर मां के रूप में बुलाया है। तभी राजा बड़ा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं बुलाऊं तो किस रूप में बुलाऊं। राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है तो मंत्री उसको सलाह देते हैं कि महाराज, सेठ हमारे नगर का सेठ है और इसकी बेटी की बहू हमारी भी बहू लगती है, इसलिए आप उसको दरबार में बहू के रूप में बुलाइए। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि पालकी लेकर जाओ और बहू के रूप में उसको लेके आओ। तभी राजा के सैनिक फिर से पालकी लेकर सेठ के लड़के के घर पहुंचते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी से कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। तो दोस्तों, इस बात को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़ी गौर से सुन रही है। सैनिकों की इतनी बात सुनने के बाद सेठ के लड़के की पत्नी तुरंत पालकी में बैठ जाती है और सैनिक पालकी उठाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। सेठ के लड़के की पत्नी राजा के दरबार में हाजिर हो जाती है। तब राजा उससे सवाल करता है, क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति विदेश कमाता है और तुम पराये मर्दों के संग घूमती हो। ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा काम करोगी तो हमारे राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा इतनी बात कहता है तब सेठ के लड़के की पत्नी राजा को जवाब देती और कहती है कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन खिलाना कोई अपराध है? यदि आपके राज्य में ऐसा संविधान है कि किसी भूखे को भोजन खिलाना या प्यासे को पानी पिलाना अपराध है, तो हाँ, मैंने अपराध किया है और यह अपराध मैं बार बार करूंगी। इतनी बात सुनने के बाद राजा बड़ा चिंतित होता है और राजा कहता है, क्या मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए कि बात क्या है? तब वो महिला, सेठ के लड़के की पत्नी, राजा को पूरी सच्चाई कहती है कि महाराज, मैं पनघट पर स्नान कर रही थी, तभी 3 राह चलने वाले व्यक्ति आते हैं और वो कहते कि हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिला दीजिए। उस वक्त मेरे बदन पे इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि उनके समक्ष मैं खड़ी होकर उनको पानी पिला दूं। इसीलिए मैंने बैठे बैठे उन लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे कि वो जवाब नहीं दे सके। उसके बाद उनको मैंने अपने घर भेजा। उसके बाद मैं कपड़े पहनकर अपने घर आई। घर आने के बाद उन लोगों को मैंने पानी पिलाकर वहां से भेज दिया। अब इसमें मैंने गलत क्या किया है? उस महिला की इतनी बात सुनने के बाद राजा कहता है कि तुमने ऐसे कौन से कठिन 3 सवाल पूछे, वो सवाल हमें भी बताइए। जब सेठ के लड़के की पत्नी वो 3 सवाल राजा के समक्ष रखती है तो राजा भी बड़ा सोच में पड़ जाता है। राजा के अंतरी मंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं। उनसे भी इन तीनों सवालों के कोई जवाब नहीं लगते हैं। अंत में राजा परेशान हो जाता है और 3 सवालों के उत्तर जानने का बड़ा इच्छुक होता है। तभी राजा सेठ के लड़के की पत्नी से कहता है कि बहू रानी, हमको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं। हमारे किसी भी विद्वान पंडित के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारे किसी भी मंत्री के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। तो फिर आप ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तब वो महिला, सेठ के लड़के की पत्नी, हाथ जोड़ करके राजा से कहती है कि महाराज, ये तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इनके उत्तर उनसे भी ज्यादा अनमोल है। इसलिए आपसे विनती है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो महिला कहती है कि महाराज, यदि सौदा हो तो बराबर का हो। वो महिला, सेठ के लड़के की पत्नी, बड़ी चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। तभी राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है और अंततः राजा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि तीनों प्रश्न बड़े अनमोल है और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा अनमोल है। इनको जानना बहुत जरूरी है। यही सोचकर राजा कहता है, दोस्तों कहते हैं ना कि जो राजा मूर्ख हो उसको कोई भी लूट सकता है, और आधा राज्य पे आप शासन करोगी और आधे पे हम करेंगे। ठीक है, आप आपके तीनों अनमोल प्रश्नों के उत्तर हमें बता दीजिए। दोस्तों, सेठ के लड़के की पत्नी वो पूरी लिखावट करवाती है, आधा राज्य अपने कब्जे में लेती है और फिर उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताती है। और वो कहती है कि महाराज, अब गौर से सुनो तीनों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, यात्री संसार में 2 ही है। अब 2 यात्री कौन कौन से हैं? कि महाराज, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते रहते हैं। यही तो यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। दूसरा सवाल कि महाराज, अनपढ़ और गवार 2 चीज है, वह है अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ में रहते हैं, विद्वान लोगों के साथ भी रहते हैं और मूर्ख से मूर्ख लोगों के साथ भी रहते हैं। उनका लालन पालन करते रहते हैं
यही सबसे अनपढ़ और गवार है, जो अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं। तीसरा सवाल, मूर्ख। मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख है जो मेरा ससुर है, जो अपने घर की बात को एक दूसरे से आके कहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरे ससुर ने इस बात को मुझसे आकर पूछा होता तो वहीं पर इनको मैं पूरी सच्चाई बता देती। मेरे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती, मेरी इज्जत इस तरह भरे दरबार में उछाली नहीं जाती, मेरे घर की बदनामी नहीं होती, इसलिए सबसे पहले बड़े मूर्ख मेरे ससुर हैं। तब राजा कहता कि दूसरा कौन है? तब महिला कहती है कि महाराज, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। एक वो राजा होता है जो बगैर सोचे समझे कुछ भी फैसला ले ले, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। आप भी एक ऐसे मूर्ख हैं जो मेरे 3 सवालों के बदले में मुझे आधा राज्य दे दिया। तो आप भी सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो दोस्तों, अब राजा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो भी महारानी है, आधे राज्य की महारानी है, आधे सेना उसकी है, आधा राज्य उसका है। अब राजा कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए उस सेठ के लड़के की पत्नी एक महारानी बन जाती है। तब कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपने घर की बात को बाहर निकाल दे, अपनी घर की बात को अन्य लोगों से कहे, अपनी घर की बात को एक दूसरे से कहता रहे, अपनी घर की बात को अपने घर में ना रखे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और दूसरा मूर्ख वो होता है जो किसी के कहने पर भी अपना सब कुछ लुटा दे। ये 2 प्रकार के ऐसे मूर्ख होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तब कपोतक की पत्नी की ये बात समझ में आती है कि संसार में मूर्ख कौन होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का सही समय आने पर जो बंदा सही उपयोग करता है, वो अपने जीवन में हमेशा कामयाबी पाता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग को सही जगह और सही निशाना लगाकर के चलाइए, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। जो लोग अपने दिमाग का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।